इस वक्त बहुत दर्दनाक और बड़ी खबर आ रही है। आज बड़ी खबर ओडिशा के बालासोर से आ रही है। हम 9 में 100 आपको नहीं दिखाने वाले मास्टर स्ट्रोक में, क्योंकि ये ट्रेन हादसा जहां पर 150 लोगों के जो है जख्मी होने की खबर है और 2 लोगों की मौत हो गई है। ओडिशा के बालासोर से इस वक्त ये बड़े ट्रेन हादसे की खबर आ रही है। एक्चुअली मालगाड़ी से ये ट्रेन टकराई और उसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, 150 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हावड़ा से चेन्नई जा रही थी ये ट्रेन। हादसा बालासोर के बाहानाग स्टेशन के पास हुआ है और इस वक्त जो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि वहां किस तरीके से हलचल मची हुई है। लोग जैसे जिसको मौका मिल पा रहा है, जैसे जिसको जो मिल पा रहा है साधन, उससे बचाने की वहां ट्रेन में फंसे लोगों की कोशिश हो रही है। ये घटना स्थल की ताजा तस्वीरें हैं। रविकांत भी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। रविकांत, ये तस्वीरें बता रही है कि अभी भी लोग वहां फंसे हुए हैं और उनको बचाने के लिए आसपास के लोग ट्रेनों पर चढ़ रहे हैं। देखिए, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। रेलवे ने अभी तक कोई नंबर जारी नहीं किया है कि कितने लोग घायल हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो 132 के आसपास की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन रेलवे बता दें कि रेलवे ने ये नंबर जारी नहीं किया है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से 132 से ज़्यादा जो लोग हैं वो घायल हैं। और जो पास के अस्पताल है, खासतौर से बालासोर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर इन लोगों को लेके जाया जा रहा है, इन यात्रियों को। और एक बात और रूबिका, कि जो मालगाड़ी से टक्कर की बात बताई जा रही है, रेलवे से जब हमने बात किया तो रेलवे अभी तक इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। रेलवे ने बल्कि साफ इनकार किया है कि मालगाड़ी से टक्कर नहीं हुई है। रेलवे ने अभी तक सिर्फ 2 ट्रेनों के नज़दीक में डिरेलमेंट की बात कही है, लेकिन जो हादसा है वो काफ़ी बड़ा है। और जो अगर मैं आसान शब्दों में समझने की कोशिश करूं तो 2 ट्रेनों के पास में आकर डीरेलमेंट की बात कर रही है रेलवे। तो ये कैसे संभव है कि टकराए बगैर डीरेलमेंट हो जाए? क्या इमरजेंसी ब्रेक लगने की वजह से दोनों स्पीड में थे, टकराव से पहले ही डीरेल हो गई? देखिए, ये जांच का विषय है, क्योंकि अभी रेलवे का कहना है कि हम जो राहत और बचाव का काम है उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं और साथ में जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। जांच के बाद ही सही पता लगेगा कि ये दरअसल हुआ क्या था। ड्राइवर की गलती थी, ट्रैक पर कोई दिक्कत थी, या जानबूझ करके कुछ रखा गया था। ये बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उस पर अभी रिएक्ट रेलवे नहीं कर रहा है। जब तक कि जाँच पूरी ना हो जाए उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन हादसा बड़ा है, ये साफ है। लोगों की परेशानियां काफी बढ़ती जा रही हैं। ये जो इलाका है रवि, इसके बारे में आपके पास डिटेल में जानकारी लूं उससे पहले एक बार फिर से आपको इलाका बता देते हैं। ये रहा भारत का मैप। हावड़ा से चेन्नई जाना था कोरोमंडल एक्सप्रेस को और हावड़ा से कुछ ही दूरी पहुंची ओडिशा। वहां बालासोर में यह बड़ा हादसा हो गया। 150 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। रवि ये कह रहे हैं आधिकारिक आंकड़ा जो है वो अभी तक रेलवे की तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 150 के पार यह आंकड़ा जा सकता है। खचाखच ट्रेन भरी हुई थी। हावड़ा से पश्चिम बंगाल के तमिलनाडु के चेन्नई तक इसे सफर तय करना था, लेकिन ओडिशा के बालासोर में, और ये तस्वीर देखिए आप, भारतीय रेल का ये जो डिब्बा है वो आपको जमीन पे गिरा हुआ नजर आ रहा है। अभी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बताती है कि एक्सीडेंट बड़ा है। एक्सीडेंट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन वहां जो चश्मदीद मौके पर मौजूद है, एबीपी न्यूज उन तमाम चश्मदीदों के संपर्क में है। हम वहां के लोगों से बाकायदा बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये इस वक्त ओडिशा के बालासोर की तस्वीर, जहां ट्रेन हादसा हुआ है। मालगाड़ी से टकराने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है और करीब 150 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। फिर बता दूं, हादसा बालासोर के बाहानाग स्टेशन के पास में हुआ है। अब मास्टर स्ट्रोक में शुरुआत आज अमेरिका से करेंगे, क्योंकि वहां प्रेसिडेंट बाइडेन को लेकर चर्चाओं का दौर गर्म हो चुका है। बाइडेन ये ऐलान कर चुके हैं कि वो अगली बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कई लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन की फिजिकल और मेंटल कंडीशन इस वक्त कैसी है। क्या 80 साल के उम्रदराज जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए पूरी तरह फिट है?
सवाल इसलिए क्योंकि बीमारी अब बढ़ती जा रही है, बीमारी और बढ़ती उम्र से वो लगातार जूझ रहे हैं और अचानक चलते चलते मुड़ते मुड़ते गिरते हुए उनकी बहुत सी तस्वीरें सामने आ गई हैं। अभी ये ताजा तस्वीर आई है, बाइडेन का ये वीडियो पूरी दुनिया में इस वक्त टॉकिंग पॉइंट बन चुका है। 18 सेकंड का ये वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति मुड़े 2 कदम भी नहीं बढ़े थे कि अचानक देखते ही देखते जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। जैसे ही प्रेसिडेंट बाइडेन नीचे गिरे, सीक्रेट सर्विस के जवान उन्हें उठाने के लिए झुके। पहले खुद बाइडेन ने उठने की कोशिश की, वो उठ नहीं पाए। इसके बाद 3 जवानों ने मिलकर प्रेसिडेंट बाइडेन को उठाया। बाइडेन ने उठते ही जमीन की तरफ इशारा किया। वो ये बताना चाहते थे कि आखिर उनके कदम लड़खड़ाने की वजह क्या थी। ये वीडियो ट्विटर से लेकर फेसबुक तक और इंस्टाग्राम तक हर जगह सर्कुलेट हुआ। कई लोगों के मोबाइल पर पहुंचा। लोग पूछने लगे कि आखिर बाइडेन के गिरने की वजह क्या थी, क्या उन्हें चोट तो नहीं लगी, क्या वो ठीक हैं, उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत तो नहीं। इन सवालों पर व्हाइट हाउस की तरफ से क्या रिएक्शन आया, ये आपको बताएं उससे पहले बाइडेन के जमीन पर गिरने वाली घटना की डिटेल्स आपको बता देते हैं। असल में 80 साल के प्रेसिडेंट बाइडेन कोलोराडो में यूएस एयरफोर्स के एक प्रोग्राम में गए थे। यहाँ एयरफोर्स एकेडमी में ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। जवानों को राष्ट्रपति बाइडेन अपने हाथों से डिप्लोमा दे रहे थे। उनकी स्पीच के लिए बाकायदा टेलीप्रॉम्प्टर रखा हुआ था और पास में ही वायर को दबाने के लिए एक सैंडबैग मौजूद था। इसी दौरान जब बाइडेन मुड़े तो उनका पैर लड़खड़ाया और वो नीचे गिर गए। राष्ट्रपति बाइडेन के इस तरह गिरने के बाद अमेरिका में हलचल मच गई। फौरन व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया। व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति ठीक हैं, उन्हें चोट नहीं आई। हालांकि इसके बाद जब खुद बाइडेन व्हाइट हाउस पहुंचे तो पत्रकारों ने भी उनसे पूछा कि आप कैसे हैं, चोट तो नहीं लगी। तब बाइडेन ने कुछ इस अंदाज में बयान दिया। Are you feeling good? बाइडेन के लड़खड़ाने की खबर डोनाल्ड ट्रंप को मिली तो उनका भी रिएक्शन सामने आया। He did? Well, I hope he wasn't hurt. I hope he wasn't hurt. But it's the whole thing is, look, the whole thing is crazy. You got to be careful about that. 80 साल के प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी वो कई बार लड़खड़ा चुके हैं। कभी प्लेन की सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ाए, तो कभी G20 समिट के दौरान एक विजिट पर लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए। कभी बाइडेन हवा में हाथ हिलाते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी सीक्रेट सर्विस उनको इशारा करती है कि उन्हें कहां मुड़ना है, तो कभी वो बोलते बोलते रुक जाते हैं और कभी तो वो ऐसा कुछ कर जाते हैं जिस पर बाद में व्हाइट हाउस को सफाई देना मुश्किल हो जाता है। बाइडेन अमेरिका के ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो इस वक्त कई बीमारियों से ग्रसित हैं। कुछ समय पहले उन्हें स्किन कैंसर हो गया था। फरवरी 2023 में सर्जरी के दौरान घाव वाली स्किन को हटा दिया गया था। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें डिमेंशिया का रोगी बताया गया। रिपोर्ट से बताती हैं कि साल 1988 में बाइडेन को ब्रेन एन्यूरिज्म हुआ था, जिसका कि वो इलाज करा चुके थे, लेकिन 20% इसकी वापसी के चांसेस भी होते हैं। सवाल यही है कि अगर किसी देश के राष्ट्रपति की सेहत ठीक नहीं है तो फिर उन्हें पद पर बने रहने की क्या जरूरत है। वैसे अमेरिका को जापान के दिवंगत पीएम शिंजो आबे से सीखना चाहिए, जिन्होंने खराब सेहत का हवाला देते हुए खुद पीएम पद से हटने का फैसला किया था। ज़ईफ है, बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र दराजी की हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन सवाल तो ये उठेंगे कि क्या सबसे सुपर पावरफुल देश को चलाने के लिए हेल्दी और मेंटली फिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सेहत को लेकर सवाल उठेंगे ही उठेंगे। सेहत तो अमेरिकी इकोनॉमी की भी ठीक नहीं है। हालात ये हैं कि अमेरिका डिफॉल्ट होने से बाल बाल बचा है। बाइडेन ने अमेरिका की संसद से कर्ज की सीमा बढ़वा तो ली है और अब वो इकोनॉमी में सांस भरना भी चाहते हैं, लेकिन आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली आदत बता रही है कि आने वाला टाइम अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। Not finished yet by any stretch of the imagination, but unemployment rate is at 3.4%, a 50-year low. Near record. जो बाइडेन की ये स्पीच सिर्फ 4 महीने पुरानी है। स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में मिस्टर प्रेसिडेंट अमेरिकी अर्थव्यवस्था का डंका पीट रहे थे। हॉल में खड़े अमेरिकी नेता तालियां बजा रहे थे, सिवाय वित्त मंत्री जेनेट येलेन के, जो मिस्टर बाइडेन को बड़े ताज्जुब से सुन रहे थे। जानते हैं जेनेट येलेन की चिंता क्या थी? जेनेट आने वाले महाखतरे को देख रही थी। बाइडेन की इस शेखी के 80 दिन बाद
जेनेट येलेन ने जो कुछ कहा उससे दुनिया की नींद उड़ गई। Since 1789, the United States has paid all of our bills on time, and it should stay that way. In my assessment and that of economists across the board, a default on our debt would produce an economic and financial catastrophe. ये चेतावनी यूं ही नहीं थी। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी पहली बार डिफॉल्ट होने के कगार पर थी। रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि अमेरिका की रोजाना कमाई 13 अरब डॉलर है, जबकि खर्च 17 अरब डॉलर से ज्यादा, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। इस वक्त अमेरिकी सरकार पर 31.4 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जबकि अमेरिकी इकोनॉमी 23 ट्रिलियन डॉलर की है। अप्रैल महीने के दौरान अमेरिका में खुदरा महंगाई दर 4.9% पहुंच गई। व्हाइट हाउस काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स ने तो यहां तक कह दिया कि अगर डेट सीलिंग यानी कर्ज चुकाने की लिमिट नहीं बढ़ाई गई तो देश में कयामत आ जाएगी। राहत की बात यह रही कि अमेरिकी संसद ने डेट सीलिंग बिल को मंजूरी दे दी, लेकिन ये राहत सिर्फ 1 जनवरी 2025 तक की है। अमेरिका को ये नहीं भूलना चाहिए कि डॉलर की चमक थोड़ी फीकी पड़ रही है। साल 2008 से 2022 तक हुए ग्लोबल ट्रेड का लगभग 75% अमेरिकी डॉलर में था, लेकिन यूक्रेन की जंग के बाद दुनिया के कई देशों ने डॉलर पर निर्भरता कम की है। भारत ने भी दुनिया के कई बड़े देशों के साथ रुपए में व्यापार करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। तो अमेरिका लड़खड़ा रहा है, ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि रूस और यूक्रेन वॉर के बाद से अमेरिका के सुपर पावर वाले स्टेटस को बहुत डेंट पहुंचा है। हालात ये बन चुके हैं कि जो मुल्क पहले अमेरिका के साथ दिखाई दिया करते थे, वो अब रूस और चीन के शरण में जाते हुए दिख रहे हैं। पुतिन सऊदी अरब के नजदीक आ चुके हैं। चीन को भी खाड़ी मुल्कों ने तवज्जो देना अब शुरू कर दी है और इसीलिए ये सवाल अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस पर उठने लगे हैं। साउथ चाइना सी के ऊपर अमेरिकी प्लेन के कॉकपिट के ठीक सामने चीन का J-16 प्लेन ऐसे गुजरा कि सुपर पावर का सुपर प्लेन डगमगा गया, बिल्कुल जो बाइडेन की तरह। तो क्या दुनिया में सुपर पावर का रुतबा भी धड़ाम होने वाला है? ज्यादा नहीं, 1 दशक पहले तक अमेरिका के नाम से दुश्मन कांपा करते थे। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, सोमालिया, पाकिस्तान, अमेरिका ने अपने टारगेट को मनचाही तारीख पर मौत दी, कई मुल्कों को खंडहर में तब्दील कर दिया। लेकिन अब वो बात नहीं रही। बाइडेन के साथ ही अमेरिकी सैन्य शक्ति और कूटनीति भी लड़खड़ा रही है। जिसे शक हो वो ये 3 सबूत गौर से देख ले। सुपर पावर की आंखों के सामने पुतिन आर्मी ने यूक्रेन को उजाड़ डाला। 2 दशक तक वॉर अगेंस्ट टेरर छेड़कर आखिरकार बेआबरू हो अमेरिकी सेना पठान लैंड से घर लौट आई। खाड़ी के जानी दुश्मन समझे जाने वाले ईरान और सऊदी अरब के बीच चीन ने बीजिंग में दोस्ती की डील करा दी। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ही सही अमेरिका का खौफ दुनिया से खत्म हो रहा है। फरवरी के महीने में ईरान के एक जनरल ने टेलीविजन स्क्रीन पर आकर डोनाल्ड ट्रंप और माइक पोम्पियो की हत्या करने की कसम खाई। फरवरी में ही चीन ने अमेरिका के अंदर जासूसी गुब्बारे भेजे और अमेरिका सिवाय शूट डाउन के कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सका। सुपर पावर अमेरिका कितना कमजोर है, ये सच एक्सपोज किया कोरोना ने। वायरस ने अमेरिका में 11 लाख से ज्यादा लोगों को मार डाला, लेकिन अमेरिका ने चीन पर कोई हंटर नहीं चलाया। ट्रंप गए, बाइडेन आए, लेकिन कोरोना साजिश पर ड्रैगन का बाल भी बाका नहीं कर पाए। ग्लोबल सुपर पावर कहा जाता है ना अमेरिका, उसकी इकोनॉमी हिचकोले खा रही है, लेकिन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में दुनिया को आने वाले कल की सबसे चमकती हुई तस्वीर नजर आ रही है। और इसके पीछे है जागती आंखों से तरक्की के सपने देखने की जिद, वो ललक, क्योंकि ये जिद जो भी ठान लेता है उसे आगे बढ़ने से फिर कोई रोक नहीं पाता है। हिंदुस्तान ने ये बात साबित कर दी है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में फैलती मंदी की लहर के बीच हिंदुस्तान सबकी उम्मीदों का सितारा बना हुआ है। Prime Minister Modi is the boss. ये सम्मान यूं ही नहीं मिलता, इसके लिए लहू को पसीना बनाकर बहाना पड़ता है। हिंदुस्तान ने यही किया और बुलंदी की वो मिसाल कायम की जो किसी सपने के सच होने जैसा लगता है। आज जिस वक्त यूरोप में मंदी आ चुकी है, अमेरिका की हालत खराब हो चुकी है, चीन पस्त पड़ने लगा है, उस वक्त इकोनॉमी के फ्रंट पर भारत कामयाबी की नई कहानी लिख रहा है। फिगर्स के साथ इसके पूरे फैक्ट्स सामने आ चुके हैं। 31 मई को NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जो आंकड़े रिलीज किए, उसके मुताबिक साल 2022 से 23 की चौथी तिमाही
यानी जनवरी से मार्च के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही। वहीं 2022-2023 के पूरे वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रही, जबकि चालू तिमाही यानी अप्रैल-जून 2023 में ग्रोथ रेट 13.1% रहने का अनुमान है। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में तरक्की की रफ्तार और भी शानदार रहने वाली है। फिलहाल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन अमेरिका को पछाड़ने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जीडीपी विकास दर के मामले में भारत ने सिर्फ अमेरिका और रूस को ही नहीं, चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और बुरी खबर आ रही है। हमने शुरुआत में आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है और अब उस हादसे में 50 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर है। ओडिशा के बालासोर में जो बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है उसमें 50 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है जहां जैसे जिसको मौका मिल रहा था लोगों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे, वहां पर कुछ लोग, क्योंकि स्टेशन के पास ही ये पूरी ट्रेन पलट गई थी। खबर ये मिली कि मालगाड़ी से टकरा गई ये ट्रेन ओडिशा के बालासोर में, तब जाकर यह हादसा हुआ है। लेकिन अब खबर यह है कि हादसे में 50 लोगों की मौत हो गई है। पटरी से कोरोमंडल एक्सप्रेस पलट गई थी, डिरेल हो गई थी। रेलवे की तरफ से कहा गया कि देखिए ये टकराई नहीं है दो ट्रेनें आपस में, लेकिन डिरेलमेंट जरूर हुआ है, जांच की जा रही है। लेकिन अभी प्राथमिकता यह है कि जो लोग उन ट्रेन की बोगियों में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो यही है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और बुरी खबर आ रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के एक्सीडेंट में 50 लोगों की मौत हो गई है। हमने लगातार वहां के लोगों से जो संपर्क है वो बनाए हुआ है और वो ये बता रहे हैं हमको कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और ये एनिमेशन के जरिए हम आपको बता रहे, देखिए ये कैसे आपस में टकराई है। एक तो मालगाड़ी है और दूसरी पैसेंजर ट्रेन है कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन। ये जब निकली थी पश्चिम बंगाल से, इसे पहुंचना था तमिलनाडु में, लेकिन इस बीच कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो ओडिशा के बालासोर में एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। और यह एक्सीडेंट इतना बड़ा है, आप इससे अंदाजा लगाइए कि 50 लोगों की मौत की खबर आ रही है। लगातार जैसा मैं आपको बता रही हूं, हम लोगों के संपर्क में हैं, वहां से लोग हमें ये बता रहे हैं कि राहत और बचाव का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन काफी दिक्कतें आ रही है। इसलिए दिक्कतें आ रही है क्योंकि वहां पर अब उस बोगी को वापस पटरी पर लाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होंगी। जो लोग वहां दब गए हैं उनको निकालने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। मेरे सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते। रवि, आपसे कुछ मिनट पहले जब मैं आपसे बात कर रही थी तब आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया था, लेकिन जब आया तब सबको उदास कर गया। 50 लोगों की मौत की खबर आ रही है। देखिए, बहुत बड़ी संख्या है और जो लोग जितने करीब 150 के आसपास घायल बताए जा रहे हैं। अगर ये इनमें से बहुत सारे सीरियस होंगे तो जो मरने वालों की आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। ये जो आंकड़ा है 150 का, ये रेलवे की ओर से जारी नहीं हुआ है, लेकिन हमें अपने सूत्रों से पता लग रहा है कि 150 से ज़्यादा जो लोग हैं, यात्री हैं, वो घायल हैं और राहत बचाव का काम चल रहा है। खुद ममता बनर्जी ने भी अपनी एक हाई ऑफिशियल टीम भेजी है मदद के लिए। अपने रेवेन्यू मिनिस्टर को ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने भेजा है। और इस तरीके से बड़ी घटना है जिस पर दोनों सरकारें अपनी ओर से कार्रवाई कर रही हैं। और साथ साथ ये बता दें कि जो रेलवे को ओर से जो व्यवस्था होती है पटरी से पर दोबारा लाने की ट्रेनों को, वो काफ़ी तेज़ होती है और ये उम्मीद की जा रही है कि 1 से 1.5 घंटे में, 2 घंटे में जो उनकी दूसरी राहत की ट्रेन होती है वो पहुंच जाएगी, जिसमें एक ये बात तो समझ में आ रही है कि इक्विपमेंट्स जो हैं वो 1 से 2 घंटे में ट्रेन के डब्बे को दोबारा रेल पर ले आएंगे, वो पटरी पर ले आएंगे। लेकिन अगर लोग उसमें फंसे हुए हैं, लोग उसमें दबे हुए हों, तो फिर वक्त लगेगा ना, क्योंकि पहले उनको निकाला जाएगा, उसके बाद ही तो पटरी पर ट्रेन को लाया जाएगा। तो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में वक्त लग सकता है।
निश्चित रूप से, क्योंकि रात का टाइम है, लेकिन रेलवे ऐसा दावा कर रही है कि उसके पास पर्याप्त स्किल है और पर्याप्त व्यवस्था है वहाँ पर, जिससे कि वो जल्द से जल्द, जब तक कि रेल को दूसरी उनकी रेल आती है उससे पहले ही ये राहत बचाव का काम कर लिया जाएगा। यानी रेलवे का ये कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में राहत बचाव का काम पूरा हो जाएगा और जितने भी फंसे हुए यात्री हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस ट्रेन हादसे पर बयान आ गया है। वो ये कह रही हैं कि हमारी नजर बनी हुई है ओडिशा सरकार के, यानी नवीन पटनायक के संपर्क में ममता बनर्जी हैं। 5 से 6 मेंबर्स की एक टीम को ममता बनर्जी ने रवाना कर दिया है ओडिशा के जिस इलाके में ये ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रेन हादसे पर ममता बनर्जी का पहला बयान आ चुका है। और ये भी आपको बता दूं कि नीचे की जो पट्टी है उस पर हेल्पलाइन नंबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अगर आपका कोई सदस्य परिवार का, आपका जानने पहचानने वाला, आपका दोस्त, आपका जिगरी अगर इस ट्रेन में सफर कर रहा था और उसके बारे में आपको सूचना हासिल करनी है, तो ये वो 3 नंबर्स हैं जो रेलवे की तरफ से जारी किए गए हैं। आप संपर्क साधकर उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से, चूंकि ये ट्रेन निकली थी कोरोमंडल एक्सप्रेस और इसे जाना था तमिलनाडु, वहां जाने से पहले ही ये हादसे का शिकार हो गई है। ये लोग देखिए, आप ट्रेन के बोगी पर चढ़कर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर पलटी हुई ट्रेन की आपको नजर आ रही है, बीच की तस्वीर जहां लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं। कुछ महिलाएं हाथ हिलाकर अपनों को शायद ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम यहाँ पर हैं। वहां पर अफरा तफरी का माहौल अभी भी बना हुआ है। और आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं जो आपको विचलित कर सकती है, हमने ब्लर कर दिया है। एक बहुत ही गंभीर रूप से जख्मी शख्स आपको नजर आ रहा होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी वहां पर बचाव का इंतजार कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अभी उन बोगियों में दबे हुए हैं। राहत और बचाव का कार्य शुरू तो हो चुका है। जो लोकल्स आसपास के इलाकों में थे, जो लोकल्स आसपास मौजूद थे, वो तो पहुंचे हैं, लेकिन वो किस तरीके से बचा पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हैवी मशीनरी की जरूरत, इसके लिए इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। और हादसे में 150 का आंकड़ा जो हम कह रहे थे, जिस बात का डर था, वो पार हो चुका है। हादसे में लगभग 200 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे में इस वक्त का अपडेट आप जान लीजिए। यह बड़ा हादसा था, 50 लोगों की मौत की खबर है, 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या ये ट्रेन फुल थी? कितने लोग इसमें सफर कर रहे थे, इसका कोई आंकड़ा मिल पाएगा? देखिए, लगभग फुल ये ट्रेन चल रही थी और वो रूट ऐसा है जहां पर ज़्यादातर ट्रेनें फुल चलती हैं। गर्मी का टाइम है और इस हादसे ने न सिर्फ हादसे के कारण बल्कि गर्मी के कारण भी इस हादसे की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा दिया है। और आपको बता दें कि जो इस ट्रेन में सवार लोग थे, ज़्यादातर आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं थे। इन सारे लोगों के पास में रोकूंगी इसलिए क्योंकि एक के बाद एक अब बड़ी बड़ी खबरें आने लगी हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगी है। ये देखिए, बेंगलुरु हावड़ा ये जो पूरा मामला है उसे लेकर खबरें आने लगी है। बालासोर में 2 ट्रेन हादसों की शिकार हो गई है। एक तो मालगाड़ी है और दूसरी पैसेंजर ट्रेन है। 17 कोच जो है वो पटरी से उतर गए हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो पटरी से उतर गई है। रवि, अपनी बात जारी रखिए। ये तीनों तस्वीरें हम दर्शकों को बार बार बता रहे हैं, कैसे पटरी से ट्रेन उतरी, कैसे वहां लोग एक दूसरे को बचाने के लिए आगे आए हैं। और तीसरी, जख्मियों की तादाद अब 150 से 200 हो चुकी है। 50 लोगों की मौत हो गई है। मैं अपनी टीम से कहना चाहूंगी, हादसे में अब 150 नहीं 200 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में वो आंकड़ा अब हमें बदल लेना चाहिए। बेंगलुरु हावड़ा SF एक्सप्रेस भी पटरी से उतर गई है। ये अभी जानकारी आप ले लीजिए। रवि हमारे साथ बने हुए। रवि, आप ये कह रहे थे कि दरअसल इस ट्रेन में ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी माली हालत बहुत मजबूत नहीं होती है, वही इस ट्रेन से सफर कर रहे थे। इसका मतलब ये कि AC कोचेस कम होंगे, स्लीपर कोचेस ज्यादा होंगे इसमें। इसके अलावा रूबिका बता दें कि इसमें इस ट्रेन में जितनी सीटें होती हैं उससे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस रूट पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो मजबूरी में ऐसे चलते हैं कि मतलब टिकट तो उनके पास होता है लेकिन सीट नहीं होती है। तो इस तरीके से के हालात में सफ़र जब करते हैं यात्री, तो उनकी सीटों की संख्या से उनकी संख्या का आकलन हावड़ा के पास से चलती है मद्रास के लिए, चेन्नई के लिए।
वो जा रही थी तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए और डिरेल हो के ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर इन्फ्रेंच कर गए। उसके ही थोड़े ही अंतराल में 2864 जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जाती है वो आ रही थी, उसने भी साइड डैशिंग कर दी जो कि उनके ऑलरेडी इन्फ्रेंच ट्रैक था उस पर, तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए हैं। तो ये हुआ है 7 बजे के आसपास। सर क्या कैजुअलिटीज भी सामने आई है, क्या कुछ सहायता वहाँ पहुँचाई गई रेलवे की तरफ से? देखिए इस वक्त रेलवे रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटा हुआ है। कैजुअलिटीज़ का अभी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन हाँ सीरियस इंजरीज हुई हैं। हमारे एजीएम महाप्रबंधक साउथ ईस्टर्न साइड पे निकल चुके हैं और बगल के डिवीज़न से जेआरएम खुर्दा रोड अपने टीम के साथ साइट पे निकल चुके हैं। जो डॉक्टर्स को लेके एआरएमई होती है वो भद्रक से पहुंच चुकी है साइट पर। दूसरी एआरएमई भी थोड़ी ही देर में खड़गपुर की वहां पर साइट पर पहुंच जाएगी जिसमें डॉक्टर्स की टीम है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से की एम्बुलेंस पहुंच चुकी है वहां पर। और यहाँ दिल्ली का सवाल है, हमारे चेयरमैन साहब जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो यहाँ से साइट के लिए निकल चुके हैं। क्या कोई सहायता नंबर क्या कोई सहायता नंबर भी इशू किया गया है? जी बिल्कुल, सहायता नंबर इशू किया गया है और मेरा आपसे अनुरोध है कि वो सभी चैनलों को बोले कि टिकर पे चलाएं, जिससे कि 4 सहायता नंबर अभी तक इशू हैं और भी किए जा रहे हैं। जो नंबर रीच करे गए क्या नंबर है वो बता दीजिए। हावड़ा का जो हेल्पलाइन नंबर है वो लैंडलाइन नंबर 263-82217 एंड देन खड़गपुर के मोबाइल नंबर्स हैं 897-207-3925। खड़गपुर का दूसरा है 9332392339। ऐसे ही बालेश्वर के 2 नंबर हैं 8249591559 देन दूसरा 7978418322। शालीमार का जो हेल्पलाइन नंबर है 9903370746। ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं। देखिए इस वक्त हमारी रेलवे की टीम का पूरा प्रयास है कि जो घायल हैं जो इनको बचाया जाए और उनको नियर बाय हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। और साथ ही साथ जनता से हमारी अपील है कि कोई पैनिक जैसी खबर ना फैलाएं, जैसे कुछ लोग हेड ऑन कोलिजन बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो इसमें हमारा साथ दें। अमिताभ सिन्हा रेलवे बोर्ड के अधिकारी को इस वक्त आप सुन रहे थे, उन्होंने डिटेल में बताया है कि दरअसल हुआ ये कि ये जो पैसेंजर ट्रेन थी ये कोरोमंडल एक्सप्रेस ये अपनी पटरी से डीरेल हो गई। पास वाली पटरी पर इसके 10 से 12 डब्बे जा गिरे। उसके बाद सामने से आ रही मालगाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन से उसने उस पटरी से अपने आप को किसी तरह से सेव करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अब हमें ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन वहां जो लोग मौजूद है बता रहे 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। अमिताभ सिन्हा ये कह रहे थे कि अभी आंकड़ा बताना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो लोग वहां रेस्क्यू कर रहे हैं उनके संपर्क में हमारी टीमें भी मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी उनके संपर्क में, और वो ये बता रहे हैं कि आंकड़ा और आगे जा सकता है। लेकिन ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है, यानी 2 ट्रेनें आमने सामने से टकराई नहीं है, ये डिरेल हो गई पैसेंजर ट्रेन और उसके बाद सामने से दूसरी आती मालगाड़ी भी उसकी वजह से एक्सीडेंट के चपेट में आ गई है। अभी अलग अलग टीमें अलग अलग डिवीजन से पहुंच चुकी है रेस्क्यू के लिए, और ये किस तरीके का हादसा था वो आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। लोग सीढ़ियां लगाकर ऊपर की तरफ अब बोगियों के चढ़ रहे हैं, कोचेस के चढ़ रहे हैं, और ये देखिए रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी है। ओडिशा की फायर एंड डिजास्टर डिपार्टमेंट के ये आपको तमाम लोग नजर आ रहे हैं जो राहत और बचाव कार्य के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। एम्बुलेंसेस जो है वो रवाना कर दी गई है। जो रेलवे के चेयरमैन हैं वो भी अब जहां एक्सीडेंट हुआ है वहां के लिए रवाना हो गए हैं। ममता बनर्जी ने अब से कुछ देर पहले बयान जारी किया और उन्होंने कहा है कि हम नवीन बाबू के टच में हैं, यानी ओडिशा के सीएम के टच में हैं, और हमने यहां से 5 से 6 लोगों की टीम को रवाना कर दिया है हालात का जायजा लेने के लिए। तमाम जो अधिकारी है रेलवे के वो अभी अलर्ट मोड पर है, ओडिशा का प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहां पर राहत और बचाव का कार्य जो है वो तेजी से किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो कुछ हमारे पास आई हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बालासोर जैसा अमिताभ सिन्हा कह रहे हैं बालेश्वर ओडिशा की तस्वीर है, जहां पर ट्रेन हादसे में 50 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यह आधिकारिक पुष्टि नहीं है, मैं क्लियर कर देना चाहती हूं, और 200 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है, और इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीरियसली इंजर्ड है। हम कोशिश कर रहे हैं और डिटेल्स आप तक पहुंचे,
लेकिन ये 3 तस्वीरें बयां कर रही है कि अभी वहां पर हालात कैसे, और उस रूट पर अभी तमाम ट्रेनों की आवाजाही बंद है, रोक दी गई है, क्योंकि पहले पटरी पर जो ट्रेन पलट गई है उसे हटाया जाएगा और उसके बाद बाकी जो आवाजाही है वो सुचारू हो पाएगी। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो उस रूट पर कोई भी ट्रेन नहीं चल सकती है। वहां रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। अलग अलग अधिकारियों को ये सूचना दे दी गई है, आदेश दे दिए गए हैं कि आप मौके पर पहुंचिए और जितना जल्दी हो सके प्राथमिकता पर लोगों को बचाए, महफूज किसी तरीके से उन पलटी हुई बोगियों में से निकाला जाए। हमारे साथ रवि भी लगातार बने हुए हैं। रवि, और कोई अपडेट? रवि हमारे साथ संपर्क में आए ओके रवि, कोई अपडेट? अभी तक रेलवे की ओर से कोई आंकड़ा अभी भी जारी नहीं किया गया है। वो लगातार राहत और बचाव की बात रेलवे कर रही है कि सारा फोकस उनका राहत बचाव पे है, लेकिन अभी तक रेलवे ने न तो घायलों की का कोई आंकड़ा दिया है और ना ही मरने वालों की कोई सूचना दी है। लेकिन रेलवे का ये कहना है कि हेड ऑन कोलिजन नहीं हुआ था, लेकिन हमको ये जानकारी लग रही है, जो पता लगा है कि सबसे पहले जो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है ये डिरेल हुई है। उसके बाद एक दूसरी मालगाड़ी आ रही थी और इसके डिरेलमेंट की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है। यानी हेड ऑन कोलिजन पहले नहीं हुआ, बल्कि पहले डिरेलमेंट हुआ। उसके बाद इस डिरेलमेंट की वजह से जो दूसरी गाड़ी आ रही थी उसका डिरेलमेंट और एक्सीडेंट दोनों का बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से और आपने अपने रिपोर्टिंग करियर में ऐसे बहुत से एक्सीडेंट्स देखे भी होंगे, उनकी रिपोर्टिंग भी की होगी। हमारे दर्शकों को क्या आप बता पाएंगे कि डिरेलमेंट हो कैसे जाता है, क्या वजह होती है? हालांकि अभी इस केस पे आप नहीं बता सकते क्योंकि जांच का विषय है, लेकिन ये डिरेलमेंट होता कैसे, क्या होता है? रूबिका, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। दरअसल डिरेलमेंट तो सिंपली इस वजह से भी हो सकता है कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर आने वाली है या पहले भी जो जॉइंट्स होते हैं उस जॉइंट्स को अगर ठीक से बांधा नहीं गया है या किसी वजह से वो खुल गया है, उसके नट बोल्ट ढीले हो गए हैं, जो प्लेट्स लगी होती हैं प्लेट्स ढीली हो गई हैं और कई प्लेट्स एक साथ ढीली हो गई हैं, मान लीजिए 3 प्लेट भी एक साथ ढीली हो गई है, तो वहाँ पर डिरेलमेंट हो सकता है। क्योंकि जो पटरी है वो हल्की सी, जो ऐसे हाथ से छूने पर समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब ट्रेन भारी अपने मोमेंटम के साथ आती है तो वो पटरी हिल जाती है, उसमें शेक आ जाता है, जिसकी वजह से वो डिरेल हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल बारीकियां हैं जिसके कारण ट्रेनें डिरेल होती हैं। कभी कभी सैबोटाज भी होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रेल लाइन है उसको क्षति पहुंचाई गई हो या क्षति पहुंच गई हो अपने नेचुरल कारणों से। तो इसीलिए रेलवे जब भी इस तरह का एक्सीडेंट होता है तो तुरंत 1-2 घंटे या 4 घंटे के अंदर कोई कारण नहीं बता पाती है, क्योंकि इसमें जो बारीक चीज़ें होती हैं वो खड़े होकर के जो अपनी आंखों से देख करके पता नहीं लगता है जब तक कि उसकी पूरी इंक्वायरी, जो टेक्निकल इंक्वायरी होती है वो पूरी नहीं होती है। तो जो डिरेलमेंट है उसके कई कारण हो सकते हैं। यहाँ पर ये हुआ कि पहले गाड़ी डिरेल हुई और उसके बाद दुर्भाग्य से दूसरी गाड़ी भी उधर से आ रही थी और उसकी आने की वजह से एक डिरेलमेंट पहले से ही था और उस डिरेल्ड गाड़ी से मालगाड़ी की टक्कर हो गई, जिसकी वजह से हादसा बड़ा हो गया और इतने लोगों के मरने की सूचना, हमको दुखद सूचना मिल रही है और तमाम लोग, जो 150 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ये जो हादसा है वो इसी वजह से बड़ा हो गया, क्योंकि आम लोग ये सोच सकते हैं कि सिर्फ डिरेलमेंट की वजह से इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। तो ये हादसा इसी वजह से हुआ क्योंकि तुरंत दूसरी गाड़ी बगल के प्लेटफॉर्म पर आ रही थी और चूंकि एक डिरेल्ड गाड़ी उसी पटरी पर आ गई थी जो बगल की पटरी है, और इस वजह से जो मालगाड़ी आ रही थी उसकी टक्कर इस डिरेल्ड गाड़ी से हो गई, जिसकी वजह से जो यात्री डिरेलमेंट की वजह से अभी दहशत में रहे होंगे वो अचानक से एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। रूबिका, रवि, आपने ये भी बताया कि ये वो इलाका है या ये वो रूट है जहाँ पर अक्सर
ट्रेनों की भरमार रहती है ये रूट, और गर्मियों की छुट्टियां भी है, लोग इस लिहाज से ट्रेनों की संख्या, बोगियों की संख्या, कोचेस की संख्या भी बढ़ा दी जाती है, फेरी जो है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में ये रूट इस वक्त तो बाधित होगा, कितना वक्त लग जाएगा इसको सुचारू रूप में एक बार फिर से चलने में? देखिए 4 से 5 घंटे अमूमन लग सकते हैं इस रूट को चालू होने में, क्योंकि रेलवे की पहली प्राथमिकता ये होती है कि जो राहत और बचाव का काम है वो पूरा किया जाए, और दूसरी ये कि जो ट्रेन है उसको वहाँ से हटाया जाए ताकि रूट क्लियर हो। यानी रूट क्लियर होना एक तरीके से दूसरी प्राथमिकता होती है, क्योंकि बहुत सारे जो पीछे यात्री आ रहे होते हैं उनकी सुविधा हो सके इसका ख्याल होता है। तो ऐसा अमूमन लगता है ऐसे मामले में कि 4 से 5 या 5 से 6 घंटे के करीब, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे लग सकते हैं इस रूट को क्लियर होने में। और इस बीच बहुत सारे रूट में बदलाव भी हुआ होगा रवि, क्या मैं आपसे, हालांकि वो जल्दबाजी में ये सवाल होगा, लेकिन अगर आप हमें बता पाए कि वो कौन सी ट्रेन है जिनके रूट बदल दिए गए हैं, वो कहाँ से होकर जाएंगी, क्योंकि इस वक्त जो एबीपी न्यूज़ देख रहे होंगे रवि, वो लोग उस रूट पर जाने वाली बाकी ट्रेनों को लेकर भी जानकारी हासिल करना चाहेंगे। मैं आपके पास इसका जवाब दूँ उससे पहले ये देखिए, अब घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाने की तस्वीरें आ गई है। लोगों को कह दिया गया है कि आप वहां पर जबरदस्ती की भीड़ ना लगाए, जितना कोशिश हो रही है राहत और बचाव कार्य जो है उतनी ही गति से चल रहा है, उतनी तेज गति से चल रहा है। आसपास के अस्पतालों में सबसे पहले इन घायलों को एडमिट करवाया जा रहा है और सारे हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर ला दिया गया है, क्योंकि एक के बाद एक, देखिए 200 लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 2 ट्रेनें पटरी से उतरी है, 17 कोचेस को नुकसान हुआ है, एक पैसेंजर ट्रेन है, दूसरी मालगाड़ी है, और इसीलिए पैसेंजर ट्रेन में तमाम जो लोग जख्मी हुए हैं उनको त्वरित अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, कई लोगों को हल्की फुल्की चोट आई है, लेकिन अभी प्राथमिकता यही है कि अस्पतालों में इन लोगों को जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द पहुंचाया जाए ताकि वहां उनका इलाज शुरू हो सके। इस वक्त एक बार फिर से जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये बता देना चाहती हूं कि आज एक बड़ा हादसा हो गया है। ओडिशा के बालासोर में ये बड़ा हादसा हुआ है। एक ट्रेन जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा से चली थी और उसे तमिलनाडु के चेन्नई पहुंचना था, वो बीच में पहुंचती उससे पहले ही, क्योंकि ओडिशा एकदम लगता हुआ राज्य, वहां पर बालासोर में एक्सीडेंट हो गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 50 लोगों की मौत की खबर है और 200 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये नीचे हेल्पलाइन नंबर आप देख लीजिए, आप इन हेल्पलाइन नंबर्स को नोट कर सकते हैं और अगर आपके करीबी हैं उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो ये शिकायत कर रहे हैं, हमें सोशल मीडिया के जरिए बता रहे हैं कि ये नंबर्स जो हैं वो बिजी मोड पर जा रहे हैं। आप समझिए, इतनी तादाद में उस ट्रेन में लोग सफ़र कर रहे होंगे, परिजन जो हैं वो लगातार फ्रैंटिकली कॉल कर रहे होंगे, ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि हमारा अगर कोई जानने पहचानने वाला या रिश्तेदार है तो वो कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है। ये नंबर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन नंबर्स को नोट कर लीजिए आप। अभी हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन बहुत सी तस्वीरें अब आने लगी है और बहुत सी जानकारी आने लगी है, वो आप तक हम पहुंचाएंगे। रवि मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ, रविकांत मौजूद है, वो भी डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मेरे हाथ में फोन है। ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट अब से कुछ देर पहले किया है और उन्होंने ये लिखा है कि डिस्ट्रेस बाय द ट्रेन एक्सीडेंट इन ओडिशा। जिस खबर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं उस खबर के बारे में जानकर बहुत दुखी हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो ये कह रहे हैं कि उन तमाम लोगों के साथ मेरे विचार हैं, उन तमाम लोगों के साथ इस वक्त मेरे थॉट्स हैं जो इस ट्रेन हादसे में मारे गए, उनके परिवार वालों को सांत्वना भी दी है। और उन्होंने ये कहा है कि मैंने अब से कुछ देर पहले अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर है उनसे बातचीत की है और वहाँ के हालात के बारे में उनसे ब्रीफिंग ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं, अभी जितनी भी असिस्टेंस, जितनी भी सहायता लोगों को पहुंचाई जा सकती है वो पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अभी फिर मैं आपको बता दूं कि लगातार हम वो नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं। नीचे आप जो पट्टी देख रहे हैं वहां पर वो सहायता नंबर्स रेलवे की तरफ से जो जारी किए गए हैं उन्हें आप देख सकते हैं और अपने
बारे में, अपने जो रिश्तेदार उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और इस वक्त एक बुरी खबर है, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि ओडिशा में एक ट्रेन हादसा हो गया है। 200 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, 50 लोगों की मौत की खबर है। ये नवीन पटनायक का काफिला इस वक्त आप देख रहे हैं जो कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जो कंट्रोल रूम पहुंचे हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। लोग तादाद में वहां ट्रेन के आसपास, अभी भी ट्रेन के बोगियों में, ट्रेन के आसपास, क्योंकि पटरी से पलट गई ना ट्रेन, इसीलिए वो रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। जितनी कोशिश हो रही है, जख्मियों को पास के अस्पतालों में भर्ती करवाया जा रहा है। 50 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस मौके पर रवाना हो चुकी है और वहां से फेरी कर रही है। अभी पटरी पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। उस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया गया है क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से ट्रेन निकली थी, एक्सप्रेस ट्रेन। ममता बनर्जी लगातार ओडिशा के मुख्यमंत्री के संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अश्विनी वैष्णव से पूरे मामले की जानकारी हासिल की है। वहां जितनी सहायता हो सकती है पहुंचाने की कोशिश में सरकार, हर राज्य की और केंद्र की। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।